जी नमस्कार। सर, इस बार जो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति है और ख़ासकर लोकसभा, उस पर थोड़ा सा कुछ अपनी बात रखिए सर। पिछले दिनों में भारतीय राजनीति में तीन बड़े परिवर्तन हुए हैं जो बहुत आकर्षक हैं। एक तो जो विरोधी दल हैं उनमें से अधिकांश को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हुई है, इसलिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया। दूसरे जो सबसे पुरानी और बड़ी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसने बहुत स्पष्ट घोषणा पत्र बनाया जो समयबद्ध है और निश्चित आंकड़ों के साथ है। ये कांग्रेस की प्रकृति का हिस्सा नहीं था कि अपने घोषणा पत्र को इतना सगुण और ठोस बनाए। और तीसरा, जो जनता का विरोधी दलों की रैलियों में सरकारी पार्टी की रैलियों की तुलना में ज़्यादा दिलचस्पी लेना, ये भी एक नई प्रवृत्ति है, क्योंकि जो इंतज़ाम होता है शासन की पार्टी का वो बेहतर होता है और आकर्षण भी रहता है। प्रधानमंत्री को आना है, मुख्यमंत्री को आना है, केंद्रीय मंत्री कुछ न कुछ नई बातें कहते हैं, वो लोग महत्वपूर्ण बातें कहते हैं नीति की, कार्यक्रम की। लेकिन विरोधी दलों के पास तो ज़्यादा शासन की आलोचना है। और दूसरा, जब सत्ता में आएंगे तो कुछ जो आश्वासन देते हैं वो बिल्कुल आकाशीय आश्वासन लगता है, उसके बारे में जनता को कोई बहुत दिलचस्पी रहती नहीं। इन्हीं तीनों बातें, विरोधी दलों की एकता, कांग्रेस का एक ठोस घोषणा पत्र लाना और जनता का विरोधी दलों को ज़्यादा दिलचस्पी से सुनना, इससे चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। सर, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होता है तो कई बार उसमें तो लोग अच्छे से अपना टाइम देते हैं, लेकिन कई बार घोषणा पत्रों को लोग ठीक से पढ़ते भी नहीं। और दूसरी तरफ ऐसा भी सिनेरियो हो जाता है सर कि जब हम पक्ष और विपक्ष की बात करें, अगर बदलाव भी होता है तो भी एक नहीं होता है कि हम उन्हें याद दिलाएं कि भाई आपके घोषणा पत्र में ये था तो आप कम से कम इसे कंप्लीट करें। तो ऐसी संवेदनशील स्थिति क्यों नहीं बनती इस भारतीय जनता की? एक समय था जब घोषणा पत्रों का बड़ा महत्व होता था, लेकिन 1971 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ के घोषणा पर आई और धीरे धीरे विधानसभा में भी जीती, फिर पाकिस्तान के युद्ध में भी हमको विजय मिली, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, लेकिन उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा कहीं पीछे चला गया। उसके बाद फिर 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये बात आज से 50 साल 45 साल पहले की है। जनता पार्टी ने बहुत ही आकर्षक वैकल्पिक कार्यक्रम दिए, लेकिन 2.5 साल जो सरकार रही उसमें उस घोषणा पत्र को लागू करने के लिए कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। उसके बाद से गठबंधन की सरकारों का दौर आ गया और गठबंधन की सरकारें अपने हिस्सेदार के घोषणाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। वो कहती हैं ये हमारा घोषणा पत्र नहीं था। तो धीरे धीरे घोषणा पत्रों का महत्व घट गया। फिर एक समय ऐसा आया जब जो सबसे वंचित समाज की पार्टी थी उसने तो घोषणा पत्र निकालना ही बंद कर दिया। उसने कहा इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं होता, इन घोषणा पत्रों का कोई मतलब नहीं होता। तो अब पिछले 3 आम चुनाव में घोषणा पत्र रस्म अदायगी हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब फिर से ख़ास तौर पर बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, राजनीतिक अधिकारों या लोकतंत्र का सवाल, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें लोग ठोस आश्वासन चाहते हैं। अब जैसे किसानी है तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात को उसने गांठ बांध दिया और स्वामीनाथन आयोग के इर्द गिर्द कुछ होना चाहिए। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर वो जानना चाहता है, क्योंकि जो सरकारी पार्टी उसने 1 साल आंदोलन के बावजूद कुछ खास मुरव्वत नहीं दिखाई। ऐसे ही जो बेरोजगार नौजवान हैं, अब उनको जो मौजूदा सरकार है 10 साल से शासन में है, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार साल का
आश्वासन दिया था, मतलब उन्होंने माना था कि देश में बेरोजगारी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, बीजेपी, लेकिन समाधान नहीं किया। तो अब नौजवान ये जानना चाहता है, बीजेपी समेत जितने भी दल हैं, कि वो हमारी बेरोजगारी का क्या समाधान करेंगे। तो अब फिर से समस्याएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि एक दौर था अस्मिता की राजनीति का, कि चाहे जैसा भी है, अपनी जात का तो अपनी ही जात का है, अपनी भाषा का अपनी भाषा का है। लेकिन अब वो 30 साल तक अपनी जात वाले को वोट दे के, अपनी भाषा वाले को वोट दे के हम संतृप्त हो चुके हैं। और हमने पता लगाया कि अपनी जात वाला जब जीतता है या जीतती है तो जाति का भला नहीं, अपने परिवार का भला करते हैं। तो जातिवादी राजनीति में से परिवारवादी राजनीति निकलती है, तो उससे मोह भंग हुआ है। जैसे बिहार में कुछ समय पहले कहा कि इस बार हम जाति की बजाय विकास पर वोट देंगे, और वोट पड़ा भी विकास पर। दिल्ली में जो पार्टी सभी बड़ी पार्टियों को पराजित करने में 2-2 बार सफल हुई, वो पानी और बिजली के सवाल पर ज़्यादा महत्व देती है, और बाकी सवालों को वो कहती है कि हमारा कोई राजनीतिक वैचारिक आधार नहीं है, हम लोग वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, जैसी समस्या होगी वैसा समाधान निकालेंगे और उसको लागू करेंगे। वो वामपंथ और दक्षिणपंथ के हम दायरे में फंसे। तो एक अलग तरह का माहौल, इसमें समस्या प्रधान निर्णय हो रहे हैं। अच्छा सर, एक बात, चूँकि आप अनुभवी हैं, तो ज़रा ये बताया जाए कि कभी किसी घोषणा पत्र में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, जिस तरीके से भारतीय जनता में पेंशन का कंसेप्ट था सर, पेंशन कहीं ना कहीं टेंशन को ख़त्म करता था, क्योंकि वर्तमान परिवेश में बुजुर्गों की स्थिति सही मायने में उतनी सही नहीं है जितनी दिखा दी जाती है या पेश कर दी जाती है कई मामलों में कनेक्ट करके। तो सर, आपको संज्ञान है कि किसी घोषणा पत्र में ऐसा था क्या कि पेंशन को ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, इसका तो उल्टा हुआ था। अच्छा। ये कहा गया था, एक आंदोलन चला था पूर्व सैनिकों में, भूतपूर्व सैनिकों में, कि अलग अलग समय में जो अवकाश लिया जिन्होंने, उनको अलग अलग दर पर पेंशन दी जाती थी। तो उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन आंदोलन, जिसका उस समय की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, उसने विरोध किया था। इतना पैसा हमारे पास नहीं है, खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जो उस समय चुनौती दे रहे वैकल्पिक दावेदार थे सत्ता के, उन्होंने कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन आंदोलन को समर्थन देते हैं, और हमारी सरकार बनेगी तो 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। लेकिन अब यही सरकार जो मनमोहन सिंह जी के बाद आई है, 1 रैंक 1 पेंशन में तो आधा अधूरा उन्होंने आश्वासन पूरा किया, लेकिन अब वो बिना पेंशन वाली सरकारी व्यवस्था कर रहे हैं। यानी सेना में भी अब अग्निवीर योजना है जो पेंशन मुक्त है, पेंशन रहित है। तो एक तरफ तो हमने जो सरकारी नौकरियों में नहीं भी थे उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की योजना, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 रुपये का, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बुढ़ापे में कोई आमदनी का जरिया नहीं रह जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो बूढ़े लोग परिवार पर बोझ हो जाते हैं। उस बोझ को कम करने के लिए राज्य सत्ता ने कुछ नकद का इंतज़ाम किया था, और ये उनके सरकारी नौकरियों से अलग पेंशन थी, वो खाली बूढ़े होने की पेंशन थी। और दूसरी तरफ अब ये जो निजीकरण उदारीकरण की नई आर्थिक नीति चली 1991-92 से, उसका आधार ही ये है कि ये पेंशन रहित व्यवस्था होगी। तो 1994-95 के बाद जो भी सरकारी नौकरी में आए हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी बुढ़ापे का इंतज़ाम आप खुद करिए। अभी आप अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा सरकार के खजाने में जमा करिए, उसी का मैचिंग ग्रांट सरकार भी देगी, और तब आपको वो पेंशन मिलेगी। वो भी अब ख़त्म हो गई। अब नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट यानी समयबद्ध एक समझौता है कि आप 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे और उसकी तनख्वाह मिलेगी। उसके आगे का आप जाने और राम जाने। जो नौकरी आपने की है उसका आपको वेतन मिल गया था, तो पेंशन की हम कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि इतनी परिस्थितियां बदली हैं कि अब अर्थशास्त्री कहते हैं कि पेंशन का बोझा बढ़ता चला जाएगा, आमदनी सरकार की घटती चली जाएगी, क्योंकि हम निजीकरण के दौर में हैं, सारा मुनाफा निजी कंपनियों को मिलेगा। तो पेंशन आप किस भरोसे पर देंगे?
और इस समय हिमाचल में कहा जा रहा है कि सरकार ने पेंशन की व्यवस्था तो की है, लेकिन शायद 80% से ज़्यादा सरकारी खजाने का जो राशि है वो पेंशन में जा रही है, तो कुछ बचेगा ही नहीं विकास के लिए। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा दूसरा पक्ष जो अभी आपने बताया, किसान। सर, किसान आज के समय में दो तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अपने खाने के लिए और अपने परिजनों की, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके हिसाब से उनके लिए वो अलग खेती करते हैं सर, बेड़ा बनाकर, जिसमें वो यूरिया नहीं डालते, उसमें खाद रासायनिक खाद नहीं डालते, रासायनिक खाद नहीं डालते। और उसके अलावा जितना भी उनका एरिया है उसमें एकदम धड़ल्ले से डालते हैं, जिसकी सब्जियां, जिसके फल फूल जितने भी हैं वो मार्केट से पटे पड़े हैं और अच्छा पैसा उन्हें दे रहे हैं। कुछ एक दो लोगों से मुलाकात हुई जो अपने बच्चों को इलाज के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। उनका बच्चा बिल्कुल देखने में ठीक ठाक, मगर वो सोच नहीं पा रहा कि इंटर में करे क्या। तो कहीं ना कहीं सर किस तरीके से रिपेयर करेगी ये नेचर, क्योंकि युवा वर्ग सर, जिसे हम युवा कह रहे हैं, वो तो मेरे दृष्टिकोण से युवा दिखता ही नहीं सर। अगर युवा का मतलब अगर ये कहा जाए कि हम 2-4 गाली दे दें तो युवा कहलाएं, 2-4 अपशब्द कह दें, पक्ष और विपक्ष एक अलग होता है, लेकिन जो इंसान सीखने और सिखाने के योग्य में अपनी प्रतिभा को साबित कर चुका है, उसकी ग्रह्यता कम से कम सामने वाले पात्रता में तो दिखनी चाहिए सर। लेकिन युवा वैसी पात्रता को खो रहा है। तो सर किसानों का जो सेटअप है, क्योंकि आज बहुत ही बदहाल स्थिति हो गई है, पैसा फूंकने के बाद भी सर, बहुत लोग कमाने के बाद भी न शुद्ध दूध, न शुद्ध फल, न शुद्ध विचार नहीं खरीद पा रहे। ये कैसे? ये तो बहुत, ये जो इस समय का खेती का हाल है, उसको मुनाफे का धंधा बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। और मुनाफे का रिश्ता उत्पादन से तो है ही है। अगर कम पैदा होगा तो कम बिकेगा, कम बिकेगा तो कम लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा पैदा करो और ज़्यादा बेचो, ज़्यादा मुनाफा कमाओ। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आयोग बनाया। आयोग ने कहा कि करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर खेती से पैदा होने वाली चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो गैर खेतीहर रोजगार में लगे लोगों की क्रय क्षमता पर असर पड़ेगा। वो उसको महंगाई कहेंगे। दाल, गेहूँ, आटा, चावल, फल, सब्जी, तो उसको वो एक अप्रत्यक्ष विधियों से रोकते हैं कि उसका दाम न बढ़ने पाए। इसलिए खेती घाटे का धंधा है। उसके नतीजे के तौर पर खेती का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान घट रहा है। अब 17% हमारी राष्ट्रीय उत्पादन का कृषि से, लगभग 35% उद्योग धंधे से, और लगभग 48 से 50% सर्विस सेक्टर से, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सर्विस सेक्टर से। खेती का वजन कृषि अर्थव्यवस्था में घट रहा है। और दूसरी तरफ खेती घाटे का धंधा बन गई इस हद तक कि खेतिहर परिवारों के बच्चे अब किसान नहीं रहना चाहते। वो अपनी ज़मीन बेच करके बगल के शहर में कुछ मकान बनवा के किराए से जीना चाहते हैं। यातायात के साधन खरीद के ट्रक, ट्रैक्टर, टैक्सी आमदनी में लगना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों की व्यवस्था भी करीब करीब नष्ट हो चुकी है। तो जो कृषि का आपने दोहरा चरित्र बताया कि अपना खाना तो गैर रासायनिक खाद के आधार पर होगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद है उसका और कैंसर का सीधा संबंध बताया जा रहा है। पंजाब में तो एक कैंसर एक्सप्रेस ही चलती है, जहाँ इतना गेहूं का उत्पादन हुआ, चावल का उत्पादन, धान का उत्पादन हुआ, और दूसरी तरफ अगर रासायनिक खाद न डालें तो आपका उत्पादन घट जाएगा। तो अगर मुनाफा आपको कमाना है तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा। अब वो रासायनिक खाद से पैदा फल, फूल, अनाज खाने वाले के लिए एक धीमा जहर जैसा है।
लेकिन वो जाने उसका काम है, उसको नहीं खरीदना है तो न खरीदे। सर लेकिन सिचुएशन ये है कि मैं उस घर गया हूँ उस किसान के यहाँ जो उत्तर प्रदेश में सम्मानित हो चुके हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और वो पूर्णतः उन्होंने प्रण ले लिया था कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। इनफैक्ट वो केचुआ दिखाए मुझे अपने अपने खेतों में, लेकिन आज के समय सर करीब 1 महीने पहले उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, खेती बंद कर दी। हाँ, कि ऑर्गेनिक खेती की लोग नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब सर कि आखिर किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है? कम से कम हमारे यहाँ जो लोग पैसे वाले हैं एटलीस्ट वो तो ले सकते थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे। वो एक काल का अंतर होगा, जब हमारे घर में कोई इस तरह के अनाज को खाने से बीमार होगा, कुछ समय में मौत का शिकार होगा, तब हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी कसम खाएगी कि हमको रासायनिक खाद का अनाज नहीं खरीदना है, फल नहीं खरीदना है। यूरोप में ये हुआ है। तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी विषमताओं को एकजुट रूप में देखने की जो कला होनी चाहिए वो खो बैठे हैं? क्योंकि कोरोना एक बहुत अच्छी विषमता लाया था सर। इस कोरोना को लेकर लोग इतने ज़्यादा एकजुट हुए कि नहीं हमें कोरोना से लड़ना है, तब जाके ठीक है वैक्सीन लगाया या कई चीज़ें लगाई, लेकिन एक एकता दिखी सर। तो ऐसी एकता मतलब कब आएगी? या तो समय पर हम छोड़ दें। हम लोग एक आपदा का सामाजिक शक्ति के आधार पर मुकाबला करना तो जानते हैं। जैसे कोरोना का आपने बताया कि नौजवानों ने ग्रुप बना लिया और अनजान लोगों को भी खून दिया, अस्पताल पहुंचाया, उनके इलाज में मदद किया, क्योंकि उन्होंने उसको अपना धर्म माना, सामाजिक कर्तव्य माना, और बुजुर्गों ने उसमें उनको प्रोत्साहित किया। लेकिन जब ये व्यक्तिगत हित की बात आ जाती है, जब तक हमारे अपने ऊपर परिस्थितियों का प्रहार नहीं होगा तब तक हम ज़्यादा सरोकार नहीं रखते हैं। और अभी हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे दाल हो, इस सब में रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा है, रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, और हम उसको खरीद रहे हैं। अगर बगल 2 फलों का ढेर हो, एक बगैर रसायन वाला और एक रसायन वाला, चूँकि बगैर रसायन वाला 80 रुपया किलो है और रसायन वाला 40 रुपया किलो है, हम 40 रुपया किलो वाला लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पड़ोसी के यहाँ बीमारी हुई है, हमारे यहाँ नहीं होगी। ये अल्प दृष्टि है, दीर्घकालीन दृष्टि नहीं। जैसा मैंने कहा यूरोप में ये हुआ, और यूरोप के लोगों ने थोड़ा कम खाएंगे लेकिन सही खाएंगे, ऐसा करके ऑर्गेनिक वस्तुओं के समानांतर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। भारत का मध्यम वर्ग अभी इसकी ज़रूरत, इसकी गंभीरता नहीं समझ रहा, और इसीलिए देखेंगे आपकी कोका कोला, पेप्सी कोला, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि ये सब बहुत ही हानिकारक पेय पदार्थ हैं, लेकिन बगैर ठंडा पानी घड़े के आपको देने के हम अति सत्कार में कोका कोला, पेप्सी कोला के देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर लेकिन साइंटिफिक लॉबी इतनी अनबायस्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि एक साइंटिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व के रूप में फलित और पुष्पित होता है इस पूरे समाज में, वही चीज़ डेवलप भी करते हैं वो लोग, और कई एंगल पे वो चुप हो जाते हैं। उनके चुप रहने का ही तो नतीजा है कि चीज़ें स्प्रेड कर जाती हैं सर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया। देखिए, वैज्ञानिकों को अपने अस्तित्व के लिए शोध करना है, शोध के लिए उनको कोष चाहिए, यानी फंडिंग चाहिए। ज़्यादातर सरकारें शोध के लिए फंडिंग देने को प्रस्तुत नहीं रहती हैं, तो एक अजीब तरह का रहस्यमय वातावरण बन गया है, जिसमें वैज्ञानिकों को पता है कि जैसे सिगरेट से कैंसर का सीधा रिश्ता है, लेकिन तंबाकू लॉबी इतनी बड़ी और इतनी मजबूत है और तरह तरह के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण दिया, ये जो रासायनिक पेय हैं, कृत्रिम पेय हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से इसके पक्ष में कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं आता है। हम लोगों ने कई वैक्सीन के बारे में पता लगाया
और उन वैक्सीन का भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणाम दोषपूर्ण है। फिर कितनी अजीब बात लगती है कि जिन बेसिक चीज़ों से हमारा समाज ग्रसित है, जैसे सर डायबिटीज़, हम डायबिटीज़ के लिए एक वैक्सीन नहीं निकाल पा रहे हैं। और कहते हैं ना सर कि दूर का ढोल सुहावन होता है, तो मतलब कितनी अच्छी कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है, पूरा का पूरा इल्यूसिव फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस लेवल पे इस तरीके से आतुर हो गया कि नहीं, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए। जितनी और 3 से 4 महीने में इन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया। कभी वैसी मुहिम तैयार नहीं हुई जो मुहिम जो है खासकर डायबिटीज़ और कई छोटी छोटी चीज़ों हैं जो जिससे आदमी ग्रसित है लंबे समय से, उसको हटाया जाए। सर, एक मुख्य मुद्दा कि सरकार तो बदलेगी या नहीं बदलेगी या सेम रहेगी। जो सरकार आए सर, मैं चाहता हूं कि दर्शक और दुनिया जाने कि किन चीज़ों में सुधार मूलतः बहुत ज़रूरी है, उस पर बताइए सर, प्रकाश डालिए। देखिए, 4 चीज़ें राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में लगभग हर परिवार को प्रभावित कर रही हैं। ये 4 हैं: महंगाई, वस्तुओं का दाम तय होना चाहिए, एक दाम नीति होनी चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। कभी टमाटर का दाम, कभी प्याज का दाम, कभी सेब का दाम, कभी गेहूं, दाल, तेल का दाम। ये बाज़ार को चलाने वाले आढ़तियों की मनमानी का शिकार होता है और फिर देश शिकार होता है। तो महंगाई। दूसरा, कमाई। कोरोना के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था जड़ से हिल चुकी है और लगभग 6 करोड़ अति लघु उद्योग धंधे हैं, जिसमें एक व्यक्ति से लेकर 3 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को रोजगार मिलता है और वो सब पूरा बैठा हुआ है, उठ नहीं पाया अभी तक। और करीब 60 लाख लघु उद्योग है, जिसमें 5 से लेकर 20 लोगों तक को रोजगार मिलता है। वो भी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका बाजार नहीं है और उसके लिए बैंक से क्रेडिट नहीं है। बैंक की क्रेडिट दी जा रही है 6000 ऐसे विराट उद्योगों को जिनका रोजगार निर्माण का रिकॉर्ड बहुत धुंधला। तो कमाई यानी रोजगार निर्माण। तीसरा है दवाई। कोरोना के संकट में सारा देश एक साथ खड़ा तो जरूर हुआ, लेकिन अब हम लोगों के वो दिमाग में एक खराब सपने की तरह से हम लोगों को उसकी भयंकर परिस्थितियां याद नहीं हैं। इसलिए हम अपनी सरकारों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि सरकारी बजट का कम से कम 6% स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए किया जाए। स्वास्थ्य इस समय खुली लूट का क्षेत्र हो गया है। अस्पताल और डॉक्टर के बीच में मरीज फंस जाता है और सरकारी अस्पताल एक तरह से ध्वस्त हो चुके हैं या ध्वस्त किए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि दवाई का सवाल भी खुला सवाल। और आखिरी सवाल है पढ़ाई। सबको ये मालूम हो गया पिछले 75 साल में कि शिक्षा से ही भविष्य बनेगा। तो दूसरों के घर में जूठा बर्तन धो करके अपनी ज़िंदगी चला रही औरत भी जानती है कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी हमारी तरह से दूसरों का जूठा साफ करके अपनी ज़िंदगी गुजर करने के लिए विवश होंगे। तो पढ़ाना है बच्चे को, लेकिन कहाँ पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग 10,000 से 20,000 रुपए के सेल्समैन का काम कर रहे हैं और जोमेटो और स्विगी और इस तरह की डिलीवरी सिस्टम में काम कर रहे हैं। खबर आती है 1 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन वो IIT IIM की पढ़ाई करने वालों को, तो IIT IIM में कितने बच्चों को पढ़ाई मिलती है? और उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बन गए हैं। कोटा पूरा शहर इस काम के लिए लगा हुआ है। तो पढ़ाई का भी जो हमारा राष्ट्रीय एक प्रयास है, वो नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 4 साल हो गया। उसमें साफ लिखा है कि बजट का 6% लगाना है शिक्षा में, और पिछले 4 साल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के बावजूद अपनी ही सरकार ने 4% से ज़्यादा पैसा नहीं दिया। तो हमको इन 4 सवालों पर देश समाधान मांग रहा है। पहला सवाल है महंगाई, दूसरा है कमाई, तीसरा है दवाई और चौथा है पढ़ाई। इसके साथ फिर और सवाल हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा।
लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया। वो किसी पार्टी के नेता नहीं, वो वैज्ञानिक हैं और प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। वो कह रहे हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन लद्दाख क्षेत्र में चीन ने कब्जे में कर लिया। अरुणाचल में चीन घुस आया है, ये अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में बोलते हैं और हम इस पर उदासीन हैं। हम कहते हैं कि न कोई आया है न कोई आएगा।